वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट कैसे शॉक में आ गया और एकदम से गिर गया, मतलब एकदम से किसी भी चीज़ का धक्का लग जाना, शॉक में आ जाना, उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में शॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, उसके मैनेजमेंट, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, शॉक। शॉक की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन विच ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई या फ्लो। इसमें क्या है, शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है, शॉक की कंडीशन, चलो ये तो पता है हमें कि शॉक लगा, एकदम उसको सदमा लगा और वो गिर गया, ये मानते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये कंडीशन होती क्यों है? इन विच द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, टिश्यू है, उन्हें सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक है। आर नॉट रिसीविंग एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और ब्लड फ्लो। जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, उनमें क्या होता है, हमारे हार्ट से वेन्स और आर्टरीज निकलती हैं और वो ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक ऑर्गन तक। उस ऑर्गन्स, टिश्यूज़ में, सेल्स में क्या क्या चीज़ होती है जो वो प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ होती है जो सेल या टिश्यू या ऑर्गन उन सबको प्रोवाइड करने के बाद अपना वर्क कर पाते हैं, एनर्जी ले पाते हैं, ठीक है। बट लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, उन जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन तक ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही है। तो उस कंडीशन में वो जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, शॉक हो जाएगा हमें, ठीक है। मतलब ये शॉक की कंडीशन होती क्यों है? नॉर्मली जो पेशेंट है उसकी ब्रेन सप्लाई, जो ब्रेन है उसमें सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, ब्लड की सप्लाई ना पहुँचने के कारण हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं टाइप्स। इसकी कितने टाइप्स का होता है? ये अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो हम उसका अलग टाइप बोलेंगे। किसी के पानी की कमी हो गई है, उससे कंडीशन शॉक में पेशेंट एकदम चक्कर खा के गिर जाता है, तो अलग अलग टाइप्स हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्डियो मतलब कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी तब ये शॉक हुआ होगा। कॉज एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या हार्ट में वाल्व हो सकता है, हार्ट के वाल्व में डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो हमें शॉक हो सकता है। वो शॉक कौन सा कहलाएगा? कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर है, हाइपो माने कम, वॉल्यूमिक माने वॉल्यूम। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसमें फ्लूइड या फिर जो लिक्विड पार्ट है वो कम हो जाना, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, आप शॉक में जा सकते हैं। कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना या अपर्याप्त मात्रा में होना, उसकी वजह से जो शॉक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट है हमारा एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? एक होती है हमारी एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक है। वो कब होती है? ये होती है एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जैसे मधुमक्खी ने खाया, ततैये ने खाया, हमें जो नॉर्मल हम सब लोग होते हैं उन्हें खा लेता है, कुछ नहीं सूझता है और बाकी ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशंस में, किसी किसी में पेशेंट में क्या होता है, अगर किसी को मधुमक्खी खा लेती है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शन में उसकी जान को भी खतरा होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो वो शॉक कौन सा होगा? हमारा एनाफाइलेटिक शॉक। किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से किसी भी पेशेंट में शॉक में चला जाना, उसको हम कौन सा शॉक बोलेंगे? एनाफाइलेटिक शॉक। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक मतलब सेप्सिस बनना, घाव में पस पड़ जाना, आपने देखा होगा, इन्फेक्शन हो जाना, उसके कारण जो शॉक होता है उसको हम सेप्टिक शॉक बोलेंगे। एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण जो भी हमें शॉक हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज़ है हम टच करते हैं या फिर हमारे हाथ में, पैर में कहीं पे भी सुई चुभ जाती है तो हम एकदम रिएक्शन हटा लेते हैं। तो वो जो रिएक्शन है, हाथ हम किसी भी गर्म चीज़ पर रखते हैं और एकदम हटा लेते हैं, वो क्या है? वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम से है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स है उन्होंने हाथ से मैसेज कहाँ पहुँचाया? ब्रेन में। ब्रेन से हमारा मैसेज आया हाथ पर कि हटा लो, तो ये एकदम क्विक रिएक्शन होती है। किसकी वजह से? न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम की वजह से।
अगर उसमें कोई डैमेज हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमें कौन सा शॉक होगा? न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, इसमें लिखा भी है कॉज्ड बाय डैमेज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डैमेज होने से जो हमें शॉक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक शॉक, दिमाग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, अब है हम कारण कि क्या क्या कारण है। अब देखो हमने टाइप्स पढ़े, ये टाइप्स किस में आ जाएंगे? कॉजेस में। जैसे कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हुई होगी उनके कारण से हमें शॉक हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण हमें शॉक हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक वॉल्यूम की वजह से, लो ब्लड प्रेशर की वजह से, यही सारे हमारे कॉजेज हैं। चलो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक मतलब हार्ट एकदम बंद हो जाना, फेल हो जाना। ठीक है, उस कंडीशन में कौन सा शॉक हो जाएगा? हमें कार्डियोजेनिक शॉक होगा। नेक्स्ट हेमरेज में क्या होगा? ब्लड फ्लो होता ही जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी हमें शॉक हो जाएगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से भी हमें शॉक हो सकता है। इन्फेक्शन, अभी हमने पढ़ा सेप्टिक शॉक, कोई इन्फेक्शन है, कोई वुंड है, वो बहुत ज़्यादा उसमें पस पड़ा हुआ है, उसकी कंडीशन की वजह से भी हमें शॉक हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है किसी किसी पेशेंट में जो जानलेवा भी होती हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सा शॉक होता है? एनाफिलेटिक शॉक। लो ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाना, एकदम पेशेंट किस में चला गया? शॉक। नेक्स्ट यूरिन आउटपुट कम, जब ब्लड वॉल्यूम ही कम होगा, ब्लड में फ्लूइड, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा ही कम होगी, तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, जिस कंडीशन से पेशेंट किस में चला जाएगा? शॉक में। कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन पैदा कर लेना, दिमाग में बहुत कुचड़ कर लेना, उसकी वजह से भी पेशेंट किस में चला जाता है? शॉक में। फास्ट हार्ट रेट जो हमारी दिल की धड़कन है वो बहुत फास्ट हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। वीक एंड एब्सेंट पल्स, जो हमारी पल्स है हम फील करते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती है? एब्सेंट और वीक, बहुत स्लो हो जाती है, या फिर एब्सेंट मतलब हमें फील होना ही बंद हो जाती है, उस कंडीशन में क्या है? पेशेंट किस में चला गया? हमारा शॉक में। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, ये जो हमारे नेक में वेन होती है, जुगुलर वेन, ये क्या हो जाती है? डिस्टेंडेड मतलब फूल जाती है। जो आपने देखा होगा कई बार बहुत से गुस्से में एकदम से बोलते हैं तो उनकी ये जो गर्दन की नेक होती है वो फूल जाती है, उस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट क्या चला जाएगा? शॉक में भी जा सकता है। नेक्स्ट है कूल एंड क्लैमी स्किन ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब वैसो माने वेसल्स, जो हमारी आर्टरी वेन ये वेसल्स है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना, जैसे ही ये हमारी वेन है, ठीक है, इनमें क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सिकुड़ गई तो ब्लड क्या होगा? फ्लो उसका कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वही बोल रहा है वो, उसकी वजह से भी पेशेंट किस में चला जाएगा? हमारा शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथर्मिया मतलब पेशेंट का टेम्परेचर कम हो जाना, जब पेशेंट का टेम्परेचर कम होगा तो उसको ठंड लगेगी, ठीक है, ठंड लगेगी ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेटिंग, उसमें क्या होगा? पसीना क्या होगा? कम हो जाएगा, जब ठंड लग रही है तो पसीना स्वेटिंग कम हो जाएगा, परफ्यूजन उसको सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, मतलब हमारा जो प्यास लगती है हमें, हमारा उसके बाद मुंह सूख जाता है, उस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट किस में चला जाता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें हम पेशेंट में देखेंगे कि हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है एंजाइटी मतलब पेशेंट को क्या होगा? घबराहट फील होगी। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या? चेस्ट पेन देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट है ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स, ब्लूइश मतलब हमारे जो लिप्स हैं और फिंगर के नेल्स हैं वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। ब्लू कलर के क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए वहाँ पे लिप्स पे और फिंगर नेल्स में सबसे पहले ब्लूइश कलर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नोजिया वोमिटिंग, हमें हल्की फुल्की वोमिटिंग टाइप लगेगा, नोजिया लगेगा हल्का फुल्का। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस, मतलब पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट है शैलो ब्रीथिंग मतलब बहुत लंबी गहरी सांस लेगा वो। ये सारी चीज़ हमें पेशेंट में मिलेगी कब? जब वो शॉक की कंडीशन में होगा या होने वाला होगा, उस पेशेंट में हमें ये सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, अगर हमारा पेशेंट शॉक में है या जाने वाला है तो हम उसके साथ क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, हमने अभी पढ़ा उसके कारणों में भी सब चीज़ में कि पेशेंट में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए हम उसको क्या दे देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे उसको, ठीक है।
नेक्स्ट है आईवी इन्फ्यूजन फॉर रिड्यूस हाइपोवॉलेमिक। अभी हमने टैक्स में पढ़ा कि हाइपोवॉलेमिक क्या होता है, शॉक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस टाइम पे ब्लड वॉल्यूम मतलब फ्लूइड की लेवल मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम उसको आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड में आप कुछ भी दे सकते हैं उसको। अगर ब्लड कम है तो ब्लड चढ़ा सकते हैं, प्लाज्मा कम है तो प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं। उस टाइप से हम उसकी क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। जैसे हाइपोवॉलेमिक हुआ है तो हम उसको फ्लूइड देकर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैसोडायलेटर एजेंट फॉर मेंटेनिंग बीपी। अभी हमने पढ़ा कॉज में कि हमारा लो बीपी था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमने बोला कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या थी हमारी, वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी। वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ये यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है पहले इतनी जाती थी, अब क्या रहेगी, कम जाएगी, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या देंगे, वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर से क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, जिससे बीपी क्या हो जाएगा, लो या फिर मतलब मेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल बीपी हो जाएगा। तो वही है मेंटेन बीपी। बीपी को मेंटेन, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, वैसोडायलेटर एजेंट दे रहे हैं। वैसोडायलेटर वेसल्स को डायलेट, फैलाने वाला, ठीक है, ये हम मैनेजमेंट दे सकते हैं। जिस टाइप का शॉक होगा उसी के कारण के बेस पर हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें स्टाफ क्या कर सकता है, ठीक है, जैसे ही पेशेंट को दिखा, मतलब शॉक में देखा, तो स्टाफ क्या कर सकता है, सबसे पहले वो उसका चेक करेगा एयरवे, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, क्लियर है या नहीं, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं म्यूकस तो नहीं फंसा हुआ, वो सारी चीज़ चेक करेगा। सबसे पहले क्या चेक करेगा, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये तीनों चीज़ चेक करेगा, सही से सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ चेक करेगा। अगर ये सब चीज़ ठीक होगी, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अगर उसको ज़रूरत पड़ी सीपीआर देने की तो वो सीपीआर भी देगा, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। सीपीआर क्या है, सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, सीपीआर। सीपीआर हम पेशेंट को देते हैं उसकी चेस्ट पे दोबारा से उसको रिससिटेट करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए, ठीक है, इस कंडीशंस में ही देते हैं हम, शॉक की कंडीशंस में। नेक्स्ट है इफ पर्सन इज कॉन्शियस। अभी हम सीपीआर कब दे रहे थे, जब पेशेंट अनकॉन्शियस था, बेहोश था, लेकिन अब पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब बेहोश नहीं है, मतलब सही हालत में है। तो इफ पर्सन इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट सही हालत में है, डज नॉट हैव एनी इंजरी, अगर उसको कहीं चोट भी नहीं लगी है, सिर में चोट नहीं लगी है, लेग में चोट नहीं लगी है, स्पाइन में चोट नहीं लगी है, तो हम उसको कौन सी पोजीशन में रख सकते हैं, शॉक पोजीशन। शॉक पोजीशन कौन सी होती है, इसमें क्या कह रहे थे हम अभी शॉक में, क्या बता रहे थे आपको कि जो ब्रेन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के सिर को थोड़ा सा, पैर को क्या कर देंगे, उठा देंगे, ठीक है, मतलब इस पोजीशन में रखेंगे हम पेशेंट को, ये उसका सिर है और ये उसका पैर है, उसके पैर को थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे, एलिवेट करेंगे जिससे कि जो ब्लड सप्लाई है वो उसकी ब्रेन की तरफ ज़्यादा जा पाए, ठीक है। तो ये पोजीशन हम कब दे सकते हैं, जब उसके सिर में कोई चोट नहीं लगी हो, लेग में कोई चोट नहीं लगी हो, स्पाइन में चोट नहीं लगी हो। क्यों? क्योंकि उसका सिर हम जब हम इस तरीके से करेंगे तो अगर सिर में चोट लगी होगी तो सिर पे प्रेशर आएगा, पैर में चोट लगी पैर पे प्रेशर आएगा, और स्पाइन में होगी तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर एनी बोन इंजरी और इलनेस। अगर पेशेंट के कोई चोट लग गई है, घाव है या कोई बीमारी है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड देना चाहिए पहले, ठीक है। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल। पेशेंट को खुली जगह में आराम से कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए, और उसके जो कपड़े हैं वो टाइट है उनको लूज कर देना चाहिए। उससे क्या हो सकते हैं, घबराहट होती है ना पेशेंट को, अगर क्राउड है सारी चीज़ों को हटा के हमें कूल एयर में उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द पेशेंट इज हैविंग वोमिटिंग टर्न द हेड टू वन साइड। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसका मुंह हमें वन साइड टर्न कर देना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने शॉक के बारे में पढ़ा, शॉक क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ हमने इस वीडियो में डिटेल में पढ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।